महात्मा फूले ने कहा था, विद्या बिन मति गई। डॉक्टर अंबेडकर का कोट आप लगातार सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है स्पेशल एपिसोड ऑन एजुकेशन। भारत सरकार ने अभी एक नई पॉलिसी लाई है शिक्षा को लेकर, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है। उसमें भारत के लोग कहाँ हैं और कौन से लोग हैं, कौन से लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, कौन वंचित रह जाए। सामाजिक न्याय के हाई साउंडिंग फ्रेज हैं, लेकिन रिजर्वेशन नाम का शब्द वहां नहीं दिखता है। ज्यादा फोकस संस्कृत और संस्कृति पर है। पीएचडी तक की पढ़ाई की बात है, लेकिन राइट टू एजुकेशन की बात नहीं है। तकरीबन 60 पेज से ज्यादा का ये डॉक्यूमेंट है और मैंने पढ़ा था और पढ़ के आपको याद होगा कि इस पे प्रेस क्लब में प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बातचीत की थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर सुखदेव थोरट साहब आज अम्बेडकर वहां पे आप सब परिचित हैं, लंबा परिचय अब नहीं दूंगा, सब जानते हैं। थोरट साहब से आग्रह किया था कि जो नेशनल है या एंटी नेशनल है, इस नेशनल में कौन से लोग शामिल हैं, इसका क्या चरित्र है, कौन सा मेथड अपनाया गया है बनाने में, इन तमाम मुद्दों को देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर थोरट साहब से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। प्लेजर, गुड इवनिंग। आपसे बात करना हर समय अच्छा लगता है और खास तौर से जब शिक्षा की बात हो। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कहीं चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनाई नहीं दे रही। सबसे पहले सर कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है, इसमें किस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया गया? शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा बुलाया इस प्रोग्राम में, ताकि आपकी बधाई हो कि आपने ये प्रोग्राम चलाया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है और उससे ताल्लुकात और जो इश्यूज है, ये आप लोगों तक बड़ी सशक्त तरीके से पहुंचा रहे। आज का विषय जो आपने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इस सरकार ने लगभग 1 साल पहले सामने लाई है, तो ये नीति क्या है, इसकी पहलू क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो आपने पूछा कि इस नीति बनाने में किस तरह की मेथड्स, किस तरह का अप्रोच इस कमेटी ने लिया था। इस कमेटी की कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि शुरू में जल्दी में जो कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए थे, उनके वन मैन कमेटी की तरह उसको बनाया। बाद में कुछ क्रिटिसिज्म हुई कि इस कमेटी में एकेडमिशियन है नहीं, तो एक साहब को उसके साथ जुड़ा दिया और ये नेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसमें ये काम करते थे। इन्होंने कुछ ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया, मिनिस्ट्री ने उनको दिया, मिनिस्ट्री को दिया। मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री उसके संतुष्ट नहीं थी और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई कि भाई ये अकेले आदमी का काम है और इसमें एकेडमिशियन नहीं है वगैरह वगैरह। तो सरकार ने कुछ 2015 के बाद फिर एक विस्तारित रूप से एक कमेटी बनाई, जिससे कस्तूरी रंजन को चेयरमैन बनाया। बड़े साइंटिस्ट है वो, और उसके साथ फिर 5-6 लोगों को उसमें इंक्लूड किया और इससे ये हुआ कि भाई ये एकेडमिक कमेटी है। लेकिन उस कमेटी को कहा गया कि 6 महीने में आप रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट उनके सामने था तो उनको 6 महीने में रिपोर्ट देना था। अब ये तरीका उन्होंने अपनाया, 6 महीने में उन्होंने वो रिपोर्ट दी। आपने जिक्र किया उसका कि वो 450-500 पेजेस की रिपोर्ट है।
मैं आपको, आपने मेथड का सवाल पूछा इसलिए आपको ये बता दूं कि इंडिपेंडेंट के बाद जो शिक्षा की नीति बनी है उसकी यदि हिस्ट्री हम देखें तो उसका एक तरीका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया। आज की तारीख में 2020 की जो पॉलिसी आई उसके पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 में थी और उसी के आधार पे 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था। तो तब से जो है वही पॉलिसी जो है आधार बनी है और उस पॉलिसी को अब इस नई पॉलिसी ने एक तरीके से टेक ओवर किया है। तो यदि आप हिस्ट्री देखोगे नीति बनाने की, पॉलिसी बनाने की, तो उसकी हिस्ट्री ऐसी है, इंडिपेंडेंट के बाद जैसे ही इंडिपेंडेंट बनाया हमने, इंडिपेंडेंट मिला तो हायर एजुकेशन को बहुत ऊंची प्रायोरिटी दी गई। तो 1948 में राधाकृष्ण कमीशन बना हायर एजुकेशन के लिए और राधाकृष्ण कमीशन ने स्टडी की और उसी के चलते उन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनना चाहिए। तो पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनी, फिर उसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में परिवर्तित किया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके सवाल का जो जवाब होगा, कि 1948 के रिपोर्ट के ऊपर जो नीति बनी हायर एजुकेशन की, यूजीसी भी बनी और नीति बनी, वो यदि आप राधाकृष्ण कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने डिटेल स्टडी करके, सारी यूनिवर्सिटी का स्टडी करके, कॉलेज सिस्टम का स्टडी करके उसके बेसिस के ऊपर नीतियां सजेस्ट की। यदि आप राधाकृष्ण कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे तो एक एक चैप्टर जो है जिसमें उसका पूरा रिव्यू किया है, नागपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी का स्टडी करके उसके नीचे फिर उन्होंने सजेशन दी है। तो इट वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडी। 1948 के बाद दूसरी जो कमेटी बनी वो 1964-65 में बनी, कोठारी कमीशन, बहुत फेमस है। तो कोठारी कमीशन जो है वो कमीशन बना, उसमें लगभग 7-8 लोग थे और उसके बेसिस के ऊपर 68 की भी नीति बनी, जल्दी में बनी, वो टाइम नहीं था। 66 में रिपोर्ट आई और 68 में नीतियां बनाई। लेकिन सही तरीके से फिर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का आधार मान के 1986 में पॉलिसी बनाई। चूंकि गवर्नमेंट बीच में चेंज हो गई थी इसलिए उसको टाइम लगा, तो 1992 में फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया। उसी के चलते जो भी पॉलिसी आज तक हमने की है, एक्शन ली है, उसी 1986 पॉलिसी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव की थी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का बनाया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो 35 साल के बाद पहली बार नई नीति आई है 2020 की। ये जो मेथड की बात की आपने, तो आप देखेंगे कि राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट बड़ी है, 300-400 पेज इसमें चलती है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में है। इन्होंने मेथड क्या फॉलो की कि कमिटी बहुत बड़ी थी, एकेडमिशियन उसमें इन्वॉल्व थे। दोनों राधाकृष्णा और कोठारी कमीशन में फॉरेनर भी इन्वॉल्व थे मेंबर। इस कमेटी की फिर वर्किंग ग्रुप थे, मेरा ख्याल है 20 या 15 ऐसे वर्किंग ग्रुप थे हर एक टॉपिक के लिए। और फिर एक्सपर्ट थे, कंसल्टेंट थे 20-20, 25-25। और आप लिस्ट देखेंगे, 17 लोगों की लिस्ट है कोठारी कमीशन पे, इमिनेंट पीपल है हर एक क्षेत्र में। उसी तरह राधाकृष्ण कमीशन के भी है। राधाकृष्ण कमीशन के वक्त उतने एजुकेशनल जैसे हमारे यहाँ थे नहीं, तो बहुत सारे बाहर के, 5-6 लोग बाहर के, 7-8 लोग बाहर के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कमेटी जो है बड़े एक्सपर्ट की थी, उसके वर्किंग ग्रुप थे 15 से 20 सब्जेक्ट वाइज थे और उसके भी सब कमिटीज थी और एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व किए गए थे और लार्ज स्केल पे कंसल्टेशन हुआ। 9,000-10,000 लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, तब जाके रिपोर्ट बनी। लेकिन अहम बात यह है कि ये दोनों रिपोर्ट ने हायर एजुकेशन सिस्टम और स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, कोठारी कमीशन जो रिपोर्ट था वो एजुकेशन पे था, बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। राधाकृष्ण कमीशन हायर एजुकेशन था। लेकिन पूरा स्टडी करके, इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करके, एनालिसिस करके जो समस्याएं सामने आई उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दी।
स्पेशली कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि डिग्री जो थी, बैचलर डिग्री कई जगह 2 साल की थी, कई जगह 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज अलग था, और कॉलेज की जो डिग्री थी वो 2 साल की या 3 साल की थी, तो इतना वेरिएशन था। तो कोठारी कमीशन ने ये सारा स्टडी करके 3+2 सिस्टम हमें दे दी। 3 साल का ग्रेजुएट होगा, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और 10 साल का मैट्रिकुलेट होगा, हायर सेकेंडरी 2 साल की होगी। तो ये 10+2+3+2 जो है, ये कोठारी कमीशन साहब ने, कमेटी ने डिटेल में स्टडी करके जो डाइवर्सिफिकेशन था, वेरिएशन था, उसको एक यूनिफॉर्मिटी लाई। केंद्र सरकार का ये केंद्र सरकार के पास जो थोड़े बहुत पावर है वो ये है कि हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाए, कोऑर्डिनेशन करे, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड लाए। ये लिमिटेड एजेंडा केंद्र सरकार का है। तो कोठारी कमीशन ने सिस्टम को एक यूनिफॉर्म सा बनाया, 10+2+3+2। मोटी बात यही है कि आप देखेंगे रिपोर्ट तो आपको इतना डेटा और इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना कंसल्टेशन है वाइस चांसलर के साथ, एक्सपर्ट के साथ, लोगों के साथ, तो उसके बेसिस पर बनाई। उसके तुलना में 2020 कमेटी को आप देखेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने कहा था 1 साल तक जो काम किया है कैबिनेट सेक्रेटरी ने, वो टेबल वर्क था, उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती थी न्यूपा से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन मिनिस्ट्री उससे संतुष्ट नहीं, तो फिर एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने सिर्फ 6 महीने में वो सारा इतना बड़ा रिपोर्ट दे दिया। तो इम्पोर्टेंट बात आपको जो समझने की है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ और सब लोगों ने परेशान रहना चाहिए, वो ये है कि इस कमेटी की सारी रिकमेंडेशन जो है, वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो आपकी समझ है, इस बेसिस पे है। ये इस पे आधारित नहीं है कि इन्होंने सिस्टम का स्टडी नहीं किया। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो उन्होंने ड्रॉ की है, उस बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशन उसमें आई है। इंटेलिजेंट लोग है ये, जिस तरह से लिखे हुए हैं वो, द रिपोर्ट लुक लाइक ए म्यूजिक, लैंग्वेज और जो है वो, लेकिन ये सारा जो है गुड प्रैक्टिसेस और वो व्यक्तियों की जो विजडम है इसके ऊपर लिखा गया है। बहुत कम इंफॉर्मेशन इन्होंने स्टडी करके की हुई है। तो ज्यादातर इन्होंने जो बॉरोड किया वो अमेरिका से किया। एक मेंबर साहब जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो उसके मेंबर भी थे। तो इसकी जो कुछ रिकमेंडेशन है बाद में मैं स्टडी करूंगा, आपके सामने बताऊंगा, लेकिन इस मुद्दे को अब यहाँ खत्म करूंगा कि अफिलेटिंग सिस्टम के बजाय यूनिटरी सिस्टम हो जो अमेरिका की है, वहां से बारो किया। अमेरिका में और नॉर्दर्न नीदरलैंड में टीचिंग यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है, वो उन्होंने उठा लिया। वहां यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्ट होती है, तो यहाँ नेशनल टेस्ट उन्होंने लागू कर दी, रिकमेंड रिसर्च के लिए सीधा का सीधा नाम उठाया, नेशनल साइंस फाउंडेशन है अमेरिका में, यहाँ नेशनल साइंस फाउंडेशन रिकमेंड किया। टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए जो टेन्योर ट्रैक चलता है अमेरिका में, अपॉइंटमेंट होने के बाद एक टेन्योर ट्रैक चलता है, उसके बाद आपको परमानेंट बनाया जाता है, वो टेन्योर ट्रैक का कॉन्सेप्ट लाया। तो आप देखेंगे क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, इन्होंने स्टडी नहीं की, इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ज्यादातर जो अमेरिका में है वो बारो की, वो कुछ इनकी विजडम लिटरेचर में होती है कि कौन सी चीजें अच्छी है, उस बेसिस पे है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि यदि आप राधा कृष्णा कोठारी कमीशन को देखेंगे कि राधा कृष्णा कमीशन ने सिस्टम को स्टडी किया और उसके बेसिस के ऊपर सजेशन किया, और फिर दे हैव टेकन एंड इम्प्रूव द सिस्टम ए स्टेप अहेड, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह कोठारी कमीशन ने जो स्टेटस था हायर एजुकेशन का, उसका स्टडी किया, उसकी स्ट्रेंथ देखी, उसकी प्रॉब्लम देखी, और प्रॉब्लम को ये कम करते हुए यहाँ चूंकि स्टडी नहीं की है सिस्टम को, और बहुत बड़ी सिस्टम है, तो ये सारा जो है ये कुछ बोरोड अच्छी प्रैक्टिसेस है और कुछ सोच है, कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का है, अंडरस्टैंडिंग है, उस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि इश्यूज है,
और इसलिए इसको बड़ा केयरफुली लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप कोई रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे हो, उसका स्टडी ना करते हुए आप सजेस्ट कर रहे हो, तो इट कैन बी बाउंस बैक, इट कैन लीड टू सेवरल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड और मैं वो देख रहा हूँ प्रॉब्लम। तो ये मुद्दा जो है आपने समझ लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल वट एवर मेथड दे आर फॉलो, वो मेथड यूज करने के बाद फाइनली रिकमेंडेशन क्या है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक बात और सर, जैसे आपने शुरू में कहा कि जब भारत को आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस के बाद एक मॉडर्न नेशन बनाना था, तो वेलफेयर स्टेट की तरह शिक्षा को बहुत सस्ता रखा गया था और व्यापक गंभीर अध्ययन हुए थे। क्या ये जो नेशनल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक तरह से शिफ्ट है वेलफेयर स्टेट से सीधे मार्केट की मुंह में धकेल रहे हैं शिक्षा को, ऐसा लग रहा है? इसमें इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो ठीक से समझ लेनी चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है कि भी हम क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाएंगे, एजुकेशन की हाई क्वालिटी जो है बढ़ाएंगे, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इक्वल एक्सेस भी देंगे। इक्विटी एंड इंक्लूजन जो है उसके ऊपर एक इनका बहुत बड़ा सेक्शन, उसके ऊपर भी तवज्जो है। मेथड भी सजेस्ट किए, वेज भी सजेस्ट किए है, लेकिन फोकस है कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये सेंट्रल पॉइंट है। और उस क्वालिटी को फिर इक्वल एक्सेस सारे तबके को कैसे मिले, इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये उनकी वर्ड है, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज है, फिजिकली हैंडीकैप है, महिला है, उसके लिए भी सजेशन है। अब ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो रिकमेंडेशन की है, मैं आपके सामने एक 5-6 मोटे मोटे मुद्दे रखना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि ये रिपोर्ट इतनी बड़ी है और इतनी ऐसी लैंग्वेज में लिखी है, इसको समझना बड़ा कठिन, लोगों को समझ में नहीं आता। जब सर्कुलर आना शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिस में लाना शुरू हो जाएगा, तब धीरे धीरे लोगों को उसका अंदाजा आ जाएगा। पहली बात जो है, जो 6-7 मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें से पहला मुद्दा ये है कि इनका ये कहना है कि जो हमारी अफिलिएटिंग सिस्टम है, अफिलिएटिंग सिस्टम में यूनिवर्सिटी है, उसके साथ कॉलेजेस है जो अफिलिएटेड है, और यूनिवर्सिटी है अफिलिएटेड कॉलेज का करिकुलम डिसाइड करती है, टीचर टॉट रेशियो रखती है, टीचर की प्रमोशन की क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है। तो अफिलिएटेड कॉलेजेस उनके साथ जुड़े होते हैं। कुछ थोड़ा वेरिएशन भी है, कई कई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है, लेकिन बेसिकली जो सारी यूनिवर्सिटीज है वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज है। इनका कहना है कि अफिलिएटिंग सिस्टम से बेहतर यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम जो है वो अमेरिकन सिस्टम है। वो क्या है कि यूनिटरी सिस्टम जो अमेरिका में है, उसमें उस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की पढ़ाई होती है अंडर वन शेड, इसलिए उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, 50,000, 1 लाख, उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑल द डिग्रीज आर बीइंग टॉट अंडर वन शेड। अफिलिएटिंग सिस्टम में क्या है, अफिलिएटिंग सिस्टम में यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी बाय एंड लार्ज यूनिवर्सिटीज में होती है, और अंडर ग्रेजुएट जो है कॉलेज में होता है। अब कहीं बहुत सारी जगह ये भी है कि कई कॉलेजेस को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी देने का प्रावधान किया हुआ है। इनका ये कहना है कि यूनिटरी सिस्टम बेहतर है, तो इन्होंने सजेस्ट किया है लार्ज यूनिवर्सिटी विथ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में लोकेट होनी चाहिए। इन्होंने 360 कॉलेजेस यूनिटरी यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड की हुई है। बट बेसिक बात यह है कि यूनिटरी सिस्टम को रिकमेंड किया है, यूनिटरी सिस्टम में लार्ज यूनिवर्सिटी विद मल्टीपल सब्जेक्ट एंड गिविंग ऑल द डिग्रीज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। इसका फायदा क्या है? एक फायदा है इसका, क्योंकि जो प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को पढ़ा रहा है, वो अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा रहा है, उसका फायदा होता है। यदि अमृता सेन पोस्ट ग्रेजुएट एमए को पढ़ा रहे हैं और पीएचडी को पढ़ा रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट को भी पढ़ाएंगे। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो अच्छी होगी। आपका जो हिंदू कॉलेज है, इसमें सारे पोस्ट ग्रेजुएट के जो मानी टीचर है वो भी पढ़ाना शुरू कर दे, तो स्टूडेंट विल बेनिफिट। तो ये एक एडवांटेज यूनिटरी
यूनिवर्सिटी का उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले 15 साल में यूनिवर्सिटी सिस्टम के तरफ शिफ्ट करेंगे और अफिलिएटिंग सिस्टम को रिड्यूस करेंगे। 3 तरीके उन्होंने बताए हैं। एक बताया है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसको अफिलिएटेड करो कॉलेजेस को, उसकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना, और वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिटरी होगी, अंडर ग्रेजुएट भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा, पीएचडी भी होगी। तो आप डीएफिलिएटेड करके यूनिवर्सिटीज बना रहे हो जो यूनिटरीज है। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत कोई कॉलेज बड़े अच्छे कॉलेज होते हैं उनको डिग्री अवार्डिंग राइट दे दो, जैसे आईआईटी को डिग्री अवार्डिंग राइट है, उसी तरह से आईआईटी को डिग्री अवार्डिंग राइट दे दो। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी मेरठ की यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि सारे कॉलेजेस को आपने डीएफिलिएटेड कर दिया और उसकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दी, कुछ कॉलेज को डिग्री अवार्डिंग राइट दे दिया, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूनिटरी बनेगी। उसके स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होगा, लेकिन साथ साथ वो अंडर ग्रेजुएट भी शुरू करेंगे। दैट इज हाउ विद इन अ पीरियड ऑफ 15 ईयर देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी टू यूनिटरी यूनिवर्सिटी। ये पहली बात है। अब मैं दूसरी बात जो है, अब इसकी मैं जो इसका एनालिसिस करूंगा और समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वो एनालिसिस करने के पहले मैं और भी रिफॉर्म है वो थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, और एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिग्री जो है, क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है वो उन्होंने ड्रास्टिकली चेंज किया है। वो फ्रेमवर्क ये है कि बैचलर डिग्री जो है वो 3 साल की भी होगी और 4 साल की भी होगी। मास्टर डिग्री जो है 1 साल की भी होगी और 2 साल की भी होगी। बीएड डिग्री 4 साल की भी होगी और 2 साल की भी होगी और 1 साल की भी होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, आप देख लीजिए। जो कोठारी साहब ने 3+2 का जो कॉन्सेप्ट लाया था ड्यूरेशन का, 3 ईयर बैचलर 2 ईयर मास्टर, इसको बदल के इन्होंने डिफरेंट ड्यूरेशन लाया और डिफरेंट डिग्री लाई। अब इसको ब्रीफली आप समझ लीजिए क्या है। इन्होंने ये कमिटी ने ये कॉन्सेप्ट लाया जो नया है, जो अच्छा है, वो ये है कि एंट्री और एग्जिट का कॉन्सेप्ट लाया है। एंट्री और एग्जिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लड़का बीए में जा रहा है पहले साल में, वो 1 साल करे और किसी वजह से, गरीबी की वजह से या कंपल्सन की वजह से यदि वो ड्रॉप आउट हो गया या 2 साल के बाद ड्रॉप आउट हो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके हाथ में हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होती है। तो इन्होंने कहा कि 1 साल के बाद है हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो उसको डिप्लोमा देंगे, 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो उसको बैचलर डिग्री देंगे, लेकिन 4 साल की बैचलर डिग्री नहीं देंगे। 4 साल की बैचलर डिग्री जो है, जो 4 साल करेगा। अच्छा, आप 1 साल के बाद निकल गए और आपने सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसको दोबारा आने की अपॉर्चुनिटी दी है। उसके ग्रेड जो है क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट किए जाए। 2 साल के बाद आप 2 साल का डिप्लोमा लेके चले गए और आपको आना है 3 साल का बैचलर करने के लिए, तो आपके ग्रेड जो है क्रेडिट बैंक में रखे हैं, वही काउंट किए जाएंगे। आप 1 साल करके बैचलर डिग्री ले सकते हो। तो ये है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, जिसके वजह से ये हुआ है कि डिग्रियां बढ़ी है। तो अब देखिए, मैं आपको गिनाता हूं कितनी डिग्रियां है। 1 साल के बाद यदि आप बीए छोड़ेंगे, ग्रेजुएट छोड़ेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद छोड़ेंगे तो 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद छोड़ोगे तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। 4 साल की बैचलर है। ये तो हुआ बैचलर का, 4 डिग्री आपको मिल रही है। उसके बाद एमए के लिए उन्होंने कहा कि जो 4 साल का बीए करके या ग्रेजुएट करके एमए में आएगा, तो वो 1 साल से करेंगे, 1 साल की उसकी एमए होगी। जो 2 साल का आएगा, जिसने 3 साल से अंडर ग्रेजुएट किया, उसको 2 साल का एमए करना पड़ेगा। ये उन्होंने फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी रखा हुआ है कि 12वीं होने के बाद 3 साल इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम है। तो आप मास्टर में देखिए 3 मास्टर है। उसके बाद बीएड के लिए भी उन्होंने ये कहा है, 1 साल का, 2 साल का और 4 साल का। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज ये आ रही है, लोगों ने ये समझ लेना चाहिए। अब इसके ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। तीसरा मुद्दा है कि करिकुलम चेंज करने का। तो करिकुलम चेंज करने में उन्होंने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी हम लाएंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी ठीक है, पहले भी था, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी लाने की बात हो रही है। जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है उसको सोशल साइंस के कोर्सेज दिए जाएंगे, जो सोशल साइंस के कोर्सेज कर रहा है उसको इंजीनियरिंग के दिए जाएंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी था पहले, लेकिन इन्होंने बड़ा जोर दे के कहा है। तो वो है।
दूसरा उन्होंने ये किया है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एंड स्कूल एजुकेशन किया है, कि वोकेशनल एजुकेशन विल बी एम्बेडेड इनटू द रेगुलर एजुकेशन। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाद में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तीसरा मुद्दा है वैल्यू एजुकेशन, मतलब प्रोफेशनलाइजेशन और स्किल एजुकेशन तो इंटरडिसिप्लिनरी एंगल ला के दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। इसके ऊपर जो है मैं बाद में बात करूंगा। चौथा मुद्दा उन्होंने दिया है कि संस्कृत को बहुत प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और प्रायोरिटी इस तरह से की है कि पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत देर लगती है समझने में। प्रायोरिटी उन्होंने ऐसे दी है कि यदि वो ये कहते हैं कि संस्कृत इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक एनी लैंग्वेज, अभी लेते हैं लड़के हिंदी और इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज तो कंपलसरी है, अपने लैंग्वेज में पढ़ रहे हो और आपको इंग्लिश और हिंदी नेशनल लैंग्वेज लेके लेना है। लेकिन लोग ऑप्शनल भी लेते हैं, तमिल भी लेते हैं, बंगाली भी लेते हैं। उस तरह आप संस्कृत लैंग्वेज ये करें तो कोई हर्ज नहीं है। इनका कहना है कि एक जगह ये लिखा हुआ है कि संस्कृत लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड एज ए नेशनल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ये बहुत बड़ा उसमें दिया हुआ है। दूसरा तीसरा मुद्दा है, मैं इसके ऊपर फिर बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा मुद्दा उन्होंने ये किया है कि संस्कृत लैंग्वेज टीचिंग समझ में आता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो सारी संस्कृत यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होगी उसमें संस्कृत नॉलेज सिस्टम भी पढ़ाई जाएगी। संस्कृत की जो नॉलेज है वो भी पढ़ाया जाएगा, डीलिंक नहीं कर रहे। और इसलिए वो 4 साल का बीएड का जो डिप्लोमा है, बीएड का डिप्लोमा, उसको संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है और संस्कृत नॉलेज भी पढ़ाया जा रहा है, कि ताकि आप टीचर को ऐसे बना लो कि उसको सारा हिंदुज्म का और वैदिज्म का ज्ञान हो और संस्कृत लैंग्वेज भी हो, और ऐसे टीचर जो है आप स्कूल में लाइए। तो संस्कृत लैंग्वेज एज वेल एज संस्कृत नॉलेज बेस्ड सिस्टम को भी डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। बाकी छोटी मोटी बाकी जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है। जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है, जो आपने शुरू में बात की, वो रिटेन रहेंगे, उसमें कोई उन्होंने बदलाव नहीं किया है। सिग्निफिकेंट चेंज है कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटी आके यहाँ कैंपस बनाएंगे। 100 यूनिवर्सिटी विल बी ग्रांटेड परमिशन टू ओपन द कैंपसेस हियर, लेकिन वो ऐसा है कि वो पहले 100 में होने चाहिए। ये सवाल जब मैं यूजीसी का चेयरमैन था तब भी आया था, लेकिन इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले ली है कि 100 यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे। दूसरा यह है कि बाय एंड लार्ज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नेशनल फीस बनाई गई। आज वो नहीं है, आज सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। आपकी यूनिवर्सिटी और हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टेस्ट लेती है उससे एडमिशन होती है। ऐसा नहीं होगा, नेशनल लेवल पे टेस्ट होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी डिक्लेयर की, तो रैंकिंग बनेगी और बच्चों को फिर डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में होती है। ये एब्सोल्युटली नई बात है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है इक्विटी के लिए, वो बात का इश्यू है, मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि सोशल साइंस रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन सेटअप की है, अच्छी बात है। लेकिन अब यूजीसी है, आईसीएसएस है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है, साहित्य एकेडमी है, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग देती है। इसकी स्टडी नहीं की कि इनको कैसे इंप्रूव करें। हम एक अलग से और एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए, नेशनल साइंस फाउंडेशन, चलो की है, एक तरीके से फायदा ही होगा। दूसरा है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इज बीइंग ड्रास्टिकली चेंज एट द सेंट्रल लेवल, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हायर एजुकेशन काउंसिल होंगी, उसके 4 पिलर होंगे, एक होगा यूजीसी, दूसरा होगा नैक, एक होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक अथॉरिटी है, तो वो भी चल रहा है। ये मोटे मोटे चेंजेस आप देखेंगे, इसलिए उन्होंने जो शुरू में कहा है कि दिस इज एन सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन। अब मेरा सवाल ये है, और वहां मैं रुकूंगा और फिर एक एक को हम डिस्कस करेंगे, वो ये है, इतना बड़ा चेंज आप कर रहे हो तो आपने सिस्टम का अभ्यास करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इसलिए जो रिस्क है और जो डर है वो ये है कि यू आर इम्पोजिंग समथिंग व्हिच यू कंसिडर टू बी बेस्ट प्रैक्टिसेस विदाउट स्टडीइंग योर ओन सिस्टम। कि एफिलिएटिंग सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो, तो एफिलिएटिंग सिस्टम क्या है और कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है डिफरेंट राज्य में,
होना चाहिए। आप 4 साल की यदि अंडर ग्रेजुएट दे रहे हो तो उसका कोई रीजन नहीं है, मैं बताऊं आपको। नो एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन, नो लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर बैचलर डिग्री हैज बीन पॉइंटेड आउट। रीजन मुझे मालूम है क्या है, तो रीजन ये है कि अमेरिका में जाना है आपको एमए के लिए तो 4 साल की ग्रेजुएट चाहिए, just to serve the interest of a one particular section। लेकिन जो गरीब लड़का है उसको 1 साल और करना पड़ेगा। तो उस मुद्दे के लिए मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सवाल ये है, मैं यहाँ मेरा जो है मैं खत्म करूंगा। ये साइलेंट टीचर है जो ड्रेस्टिकली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन होते हैं है, लेकिन ये दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द डिटेल स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, पॉइंटिंग आउट द लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग देम एंड टेकिंग देम वन स्टेप अहेड। नो, जो बाहर में सिस्टम है उसको अच्छा मान के उसको एक्सेप्ट किया और इम्पोज किया और उसका फिर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। ये मोटा मोटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये उसकी सेंट्रल आइडिया है। और भी छोटे मुद्दे हैं वो उसको उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम एक करके 5-5 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो आपने सवाल पूछा कि भाई इसमें क्वालिटी बढ़ेगी तो गरीबों का क्या होगा, will there be access for the poor and economically and socially disadvantaged group, क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, क्या असर होगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। हाँ सर, कैरी ऑन सर। अब मैं ले रहा हूँ शुरुआत, एक एक मुद्दे पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट करेंगे और मैं अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेट अस टेक द अफिलिएटिंग सिस्टम। सजेशन ये है कि साहब स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। अब ये देखिए कि विभिन्न राज्य में और केंद्र की बात, यूनिटरी सिस्टम है और अफिलिएटिंग सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम है हमारे यहाँ ऑलरेडी, उसकी स्टडी नहीं की गई। अब यूनिटरी सिस्टम कौन सी है? डीम यूनिवर्सिटी जो है, पब्लिक एंड प्राइवेट। डीम यूनिवर्सिटी जो है, जैसे सिम्बोसिस है हमारे महाराष्ट्र में, या कोई भी ले लीजिए, वहां अंडर ग्रेजुएट भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, पीएचडी भी होती है, यूनिटरी सिस्टम है। डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, वो यूनिटरी यूनिवर्सिटीज है एक तरीके से। आईआईटी ले लीजिए आपकी दिल्ली की, जिसमें अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी भी है, अंडर वन से, अफिलिएटिंग कॉलेजेस नहीं है। तो यूनिटरी सिस्टम हमारे पास है, लेकिन साथ साथ मेजर जो सिस्टम है वो एफिलिएटिंग है। जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो एफिलिएटिंग है, उसमें कॉलेजेस एफिलिएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी की स्टडी जो होती है वो यूनिवर्सिटीज में होती है ज्यादातर, और कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट होती है। इनका कहना है कि भाई इसको कन्वर्ट करो और यूनिटरी में बनाइए। अब मैं ये समझता हूं कि इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज जो है, यदि हम स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को यूनिटरी में कन्वर्ट करेंगे, जिसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी जो है खुद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी का कोर्सेज चलाएंगी, कॉलेजेस नहीं होंगे। यदि कॉलेजेस को आप यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर लो तो 1 लाखों की तादाद में आपकी संख्या होगी, जैसे अमेरिका में होता है। यूनिटरी सिस्टम का एक ही एडवांटेज है कि यदि स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के कोर्सेज चले गए, तो सीनियर टीचर आल्सो टीच द अंडर ग्रेजुएट, एंड अंडर ग्रेजुएट टीचिंग गेट इम्प्रूव्ड एंड क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन यूनिटरी यूनिवर्सिटीज एक जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, लार्जर टाउन, ज्यादा से ज्यादा मीडियम टाउन, लेकिन these are the large university located in the big cities, and that is what the committee has also proposed कि ये large multi disciplinary universities metropolitan cities में और large cities में होनी चाहिए। अब ये एक एडवांटेज है जो मैंने बताया आपको, लेकिन डिसएडवांटेज देखिए क्या है। तो अफिलिएटिंग सिस्टम का फायदा ये है कि कॉलेजेस आर ज्योग्राफिकली स्प्रेडेड into small town, medium town, large town, और कई जगह लार्ज विलेजेस भी है। बहुत जगह हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे जो लार्ज विलेजेस है, जहाँ पॉपुलेशन 5000 के ऊपर है, वहां भी कॉलेजेस है। इसका फायदा ये है कि एक्सेस टू एजुकेशन टू द पुअर एंड द स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल एरिया इज वेरी इजी। अब आजकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होने की वजह से लड़के जो है बस में जाते हैं, बस में आते हैं, और साइकिल से जाते हैं, साइकिल से आते हैं, या हॉस्टल में रहते हैं।
तो अफिलिएटिंग सिस्टम का एक फायदा है कि कॉलेज आर स्प्रेडेड ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तालुका में भी है और स्मॉल टाउन में भी है, तालुका भी नहीं होगा वो, तो उसमें एक एक्सेस मिल जाता है। ये 50 साल का 60 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि इसके वजह से हमारा जो ये है एक्सेस जो है, एनरोलमेंट रेट जो है वो बढ़ा है और इसमें मैसिफिकेशन हुआ है। गरीब तबका भी आ रहा है, शेड्यूल कास्ट भी आ रहा है, शेड्यूल ट्राइब भी आ रहा है, लड़कियां भी गांव की आ रही है। तो ये अफिलिएटिंग सिस्टम का फायदा है जो यूनिटरी सिस्टम में नहीं है। यूनिटरी सिस्टम में बच्चे को जो है डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, हॉस्टल है तो हॉस्टल में रहेगा, नहीं तो किराए से कमरा ले लो। सो द यूनिटरी सिस्टम increase the cost of education and thereby reduce the access, while the affiliating system is being geographically spread over everywhere. It provides easy physical and cost effective access. इसके बारे में हमने सोचा नहीं। तो यूनिटरी सिस्टम आएगी तो इसका असर जो होगा वो एक्सेस रिड्यूस होने में होगा। तीसरा मुद्दा मैं कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसका तरीका निकाला है। यूनिटरी जो अफिलिएटिंग सिस्टम जो है, इसको उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट तरीके निकाले हुए हैं। और वो क्या तरीका है हमारे पास मेगा यूनिवर्सिटीज थी, बहुत बड़ी बड़ी, पुणे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। हमने क्या किया है, हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कैंपसेस निकाले। जैसे आप यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ टीचर अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस निकालते हैं, सब कैंपस कहते हैं उसको। तो बच्चों को वहाँ एक्सेस मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आने की बजाय वहीं कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, तो चीप है और फिजिकल एक्सेस है। फिर दूसरी स्टेप क्या फॉलो की स्टेट गवर्नमेंट ने कि उसी पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस को यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज हाउ द यूनिवर्सिटी हैव इंक्रीज। आज तेलंगाना ने डिसीजन ली है पिछले 7-8 साल पहले कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होगी। उन्होंने कैसे किया कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजेस थे उसको इकट्ठा करा के यूनिवर्सिटी बनाई, अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाई। उसका कितना फायदा है कि बच्चों को जो है बेंगलोर में आने के बजाय, चेन्नई में आने के बजाय, बॉम्बे में आने के बजाय वो अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको एडवांटेज मिल रहा है। अच्छा, जहां तक क्वालिटी का सवाल है, वो क्वालिटी का भी एस्पेक्ट जो है यूनिवर्सिटीज ने उसको ध्यान में रखा हुआ है। मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूं कि एक यूनिवर्सिटी आपके पास पुणे यूनिवर्सिटी है। पुणे यूनिवर्सिटी से डीएफिलेट करके आज 4 या 5 यूनिवर्सिटी बनी है। सोलापुर में बनी है, सातारा में बनी है, जलगांव में बनी है, नासिक में बनी है, उसी कॉलेज से बनी हुई है। और पुणे यूनिवर्सिटी का जो बर्डन है वो कम कर दिया। नागपुर में अकेली नागपुर यूनिवर्सिटी थी 1925, आज अमरावती भी है, अकोला भी है, चंद्रपुर में ट्राइबल के लिए भी है। और वो पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर थे और अच्छे कॉलेजेस थे, वहां यूनिवर्सिटी बनाई, वहां के कॉलेजेस को उसका अफिलिएटिंग सिस्टम बना दिया। और मेरिट को कैसे ध्यान में रखा उन्होंने कि साहब हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पढ़ने वाले होने चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन तय हो गया। आपको हम पीएचडी करने के लिए इजाजत दे रहे हैं कॉलेजेस में, लेकिन आपके यहाँ टीचर क्या होंगे वो देखेंगे हम, वो डिसाइड यूनिवर्सिटी करेगी। फिर करिकुलम जो कॉलेजेस में है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा है। इन ए वे इट इज एन यूनिटरी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी करिकुलम डिसाइड करती है, कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कंडक्ट करती है। लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखा है कि भाई हम नए कॉलेज देते वक्त ये भी ध्यान उन्होंने रखा हुआ है कि यूनिट विल बी द तालुका में कॉलेज होगा, वो हमारी सारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट वो पूरी होगी। और नया कॉलेज खोलने के लिए जिस तालुका में कॉलेजेस नहीं है उसमें तो दिया है, ये भी देखा है कि कौन से सब्जेक्ट नहीं है। यदि आर्ट्स और कॉमर्स है और साइंस नहीं तो साइंस का दिया है। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ जो इक्विटी और इंक्लूसिवनेस अफिलिएटिंग सिस्टम लाती है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है कमेटी का, क्योंकि कमेटी ने स्टडी नहीं किया है। कमेटी ने ये भी नहीं स्टडी किया है कि अफिलिएटिंग सिस्टम जो है वो क्वालिटी को कैसे बढ़ा रही है, जो रिफॉर्म आए हैं वो कैसे बढ़ा रहे हैं। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी देख लीजिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक तरीके से यूनिटरी यूनिवर्सिटी है। वहां जो डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है उसकी ट्रांसफर कॉलेज में भी की जाती है, और कॉलेज में करने के बाद वो डिपार्टमेंट भी आता है, तो स्टूडेंट बेनिफिट्स
फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर। कुछ हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था। तो ये जो है, मैं ब्रीफली आपको कह दूं, यूनिटरी सिस्टम का एडवांटेज क्वालिटी के लिए है, अफिलिएटिंग सिस्टम का एडवांटेज जो है इक्वल एक्सेस और इंक्लूसिवनेस के लिए है। तो आपने क्या सजेस्ट करना चाहिए? आपने ये सजेस्ट करना चाहिए था कि वो अमेरिकन यूनिटरी सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज करने के बजाय अफिलिएटिंग सिस्टम में ऐसे रिफॉर्म लाए कि कॉलेज जहां है वहां रहे, लेकिन साथ साथ क्वालिटी जो है हम बढ़ाए टीचिंग के थ्रू। ये की एडवांटेज है यूनिटी यूनिवर्सिटी का कि सीनियर प्रोफेसर जो है, अच्छे प्रोफेसर है, अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाता है। तो आप उसमें लाइए, आप ला सकते थे, आप कुछ स्टडी करके आप ये ला सकते थे कि जो कॉलेजेस में स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट के, उनको यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ाए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, वहां के टीचर हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाए। आप कर सकते थे, लेकिन सोचा नहीं, क्योंकि ये समझ ये है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो यूनिटरी सिस्टम है वो अच्छी है। तो 1925 में रतनलाल जी, मैं आपको बताऊं कि ये मसला आया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ कि स्केर्सिटी ऑफ टीचर है तो क्या करें। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रिकमेंड किया था उस वक्त, और चर्चा भी हुई कि भाई आप ऐसा करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल ले लूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने अफिलिएटिंग और इवन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है, और उसमें आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो आप इकोनॉमिक्स के जितने स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है उसका एक क्लास बनाओ। सारे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स के एक क्लास में रहेंगे, उसको एक क्लास मानो। और वो जो इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट है, एक क्लास में उसकी, एक कॉलेज में उसकी क्लास होगी, लेकिन पढ़ाएंगे बेस्ट ऑफ द टीचर फ्रॉम ऑल कॉलेजेस इंक्लूडिंग द टीचर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो आप क्या कह रहे हो? यू आर पुलिंग द टीचर टुगेदर from the colleges and the university, and by rule may asking them to teach all the economic student from all the colleges। तो आपने अफिलिएटिंग सिस्टम कायम रखी, लेकिन साथ साथ अच्छे टीचर के टीचिंग का फायदा भी दे दिया। ये अंबेडकर साहब की सजेशन थी कि क्लास ऑफ अक्रॉस द कॉलेज बनाइए और सारे अच्छे टीचर है उनको कहिए कि वो पढ़ाए। आप पुलिंग करिए टीचर को, ताकि स्केर्सिटी ऑफ टीचर जो प्रॉब्लम, परपेचुअल प्रॉब्लम चलता है, वो भी ये होगा और क्वालिटी भी होगी। नाउ व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर ड्राइंग बेस्ट ऑफ बोथ, बेस्ट ऑफ द यूनिटरी यूनिवर्सिटी वेयर सीनियर टीचर टीच द अंडर ग्रेजुएट, and best of the affiliating system where your colleges are spread all over the districts and students have equal access. It is inclusive of the poor। लेकिन इस कमिटी ने कभी सोचा नहीं, स्टडी नहीं की। इनके दिमाग में है कि जो यूनिटरी यूनिवर्सिटी यूएसए में वही बेस्ट है, अफिलिएटिंग जो है खराब है। लेकिन उसके बीच का कोई रास्ता है जिसमें हम दोनों के एडवांटेज इकट्ठा करके यदि करें तो ये कर सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे एक्सेप्ट करें। तो सारे कमेटी के मेंबर ने तो रिपोर्ट दे दी, तो जो आया वो रिकमेंड करो। मैंने अपना अलग से 60 पेज का नोट दे दिया, साइन कर दी, लेकिन नोट दे दिया। उसमें मैंने अल्टरनेटिव सिस्टम दे दी कि साहब आप अफिलिएटिंग सिस्टम, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम की तरफ ही जाओ, कोई बात नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी पढ़ाए, लेकिन कॉलेज वहीं के वहीं रखो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपने बनाए, 100 कॉलेज आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वहीं रहेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स को। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट वहां है उसका एक ही क्लास होगा अक्रॉस द कॉलेजेस, और बेस्ट ऑफ द टीचर विल टीच देम। और आजकल डिस्टेंस मोड की वजह से बड़ा आसान हो गया। आप जो है किसी एक छोटे से मेरठ के कॉलेज में या दिल्ली के बाहर के कॉलेज में तो डिस्टेंस मोड आप पढ़ा सकते हो, तो उस बच्चे को आपके स्कॉलरशिप का फायदा मिल गया, आपको वहां अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस मोड का आप इस्तेमाल करें, ऑनलाइन का इस्तेमाल करें, तो यू कैन गिव एक्सेस टू ए स्टूडेंट लोकेटेड इन रिमोट कॉलेज ऑफ द बेस्ट ऑफ द टीचर अवेलेबल इन दिल्ली और कलकत्ता और मद्रास टू डिस्टेंस मोड। So you are retaining affiliating system, but at the same time you are giving the best of the teaching, यूनिटी यूनिवर्सिटी का फायदा आप कर रहे हो। ये मेरी सजेशन है, लेकिन ये भारी लिमिटेशन है इसकी। दूसरा ये डिग्री, हाँ बताइए। मुझे लग रहा है कई एपिसोड्स करने पड़ेंगे सर इसमें। आप इतनी नई नई बातें बता रहे हैं, कई एपिसोड्स हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि सब पूरा
मेरे दोस्तों को सबको समझाना है ये पॉइंट। मैं ऐसा एक करता हूँ, ये तीन एक- चार मुद्दे को ब्रीफली बता देता हूँ, फिर बाद में आप एक एक ले लेना, ठीक है। दूसरा मुद्दा है डिग्रीज का, पीरियड का। अब बताइए मुझे, ये कहाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा कि बैचलर डिग्री दो दो पीरियड की होती है, एक 3 साल की है, एक 4 साल की है। एमए 1 साल का है, 2 साल का है। बीएड 4 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है। ये हायरार्की और कास्ट सिस्टम आपने कहाँ से लाई? एक लड़का बीए होगा 3 साल का, एक लड़का होगा दूसरा 4 साल का। ये जो आपने ग्रेडेशन लाया, जब वो मार्केट में चले जाएगा तो 4 साल को प्रिफर करेंगे, 3 साल को नहीं करेंगे। तो 3 साल के वही लड़के होंगे जो ज्यादा से ज्यादा गरीब है, ड्रॉप आउट करके बाद में आ रहे हैं। There is no justification as to why you have a 3-year bachelor degree and 4-year bachelor degree. अब यह है कि साहब, एक बीए जो है 4 साल का जो बीए है, उसमें रिसर्च ओरिएंटेड थीसिस होगा, इसलिए उसको अलग से हायर लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट माना जाएगा। पहले भी था ऑनर्स एंड जनरल, लेकिन 3 साल का ही था, 4 साल का था नहीं। तो मैं ये समझ रहा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं मैं बर्बाद करूंगा। आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लिसिटी और ड्यूरेशन डिग्रीज के लिए लाके एक हायरार्की ऑफ डिग्रीज बना रहे हो, सेम डिग्रीज के लिए डिफरेंट ड्यूरेशन। मार्केट में जब जाओगे डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोठारी कमीशन ने बिल्कुल सोच समझ कर 3+2 लाया था, वो रिटेन होना चाहिए। यहाँ इस मुद्दे को मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरा जो है कि वैल्यू एजुकेशन, ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन। अरे भाई, आपकी सिस्टम है, जो लड़का 10वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहता है वो आईटीआई में जाता है, नहीं तो 12वीं के बाद पॉलिटिक्स में जाता है। आप उसको सब्स्टिट्यूट दे रहे हो कि नहीं साहब, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम वोकेशनलाइजेशन करेंगे। हर एक चीज जो है बदलने की बात हो रही है, क्योंकि वो जर्मनी में है, वो भी इज बोरोड फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में शुरू से वोकेशनल एजुकेशन इज टॉट एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर प्रोग्राम, और इंडस्ट्री के साथ उनके रिलेशन है। अब वो सक्सेसफुल है तो यहाँ ले आइए। अरे भाई, हमारी अल्टरनेटिव सिस्टम है यार, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक्स है, अब सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आए हैं जो स्पेशलाइज एक 6-6 महीने की सर्टिफिकेट देते हैं, 1-1 साल का डिप्लोमा देते हैं। उसके ऊपर सोचना चाहिए, मैं राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये अल्टरनेटिव जो दे रहे हो आप, इससे डिस्ट्रप्शन जो आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी पीरियडाइजेशन चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमने तवज्जो करनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एजुकेशन का गोल जो है वो नॉलेज है, स्किल है और वैल्यूज है। वाकई मॉरल एजुकेशन देना चाहिए। हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन के कोर्सेज हुआ करते थे, एनसीसी में हम पढ़ाते थे, अभी भी है, होना चाहिए। लेकिन ये डिबेट बड़ा कॉन्ट्रावर्शियल है, और इसको मैं थोड़ा सा टाइम दे दूं 5 मिनट का। वो ये है कि मॉरल एजुकेशन होना चाहिए। ये सब्जेक्ट जो है राधा कृष्णा कमीशन, कोठारी कमीशन के वक्त भी चर्चा में आया। उसके बाद एक प्रकाश चरा हुई, उसकी स्पेशल कमेटी बनाई रिलीजियस एजुकेशन। उसके बाद एसबी चौहान की कमेटी बनी कि मॉरल एजुकेशन कैसा हो। इसका एक सार जो निकलता है वो ये है। राधा कृष्ण साहब फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे और रिलीजियस फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं हो पाए। उन्होंने ये सजेस्ट किया था 48 में कि भैया सारे रिलीजन को लेके ये कॉमन नेचुरल मॉरलिटी का हम एक कोर्स बनाए, मॉरलिटी मॉरल एजुकेशन के लिए। नहीं हो पाए, एक्सपर्ट की कमेटी बनाई, उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है इन ईच ऑफ द रिलीजन, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उसमें इंटरफेयर किया 50 में। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन 2 बातें एक्सेप्ट करेंगी रिलीजियस मॉरल एजुकेशन के बारे में और रिलीजन से मॉरल एजुकेशन लेने के बारे में। वो ये है कि ये किसी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं किया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन there will be a department of religion, there will be a department of religious philosophy where the research and teaching will be done. लेकिन ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। That is how the issue was resolved and constitutional provision was made. न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या सजेस्ट कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट कर रही है कि हम वैल्यू देंगे, मॉरल देंगे, राइटस बिहेवियर देंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें, और ये कहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे देंगे, सिटीजनशिप एजुकेशन देंगे। लेकिन
आप कहीं देखेंगे इनडायरेक्ट तरीके से कहा है कि हम निष्कर्मवाद का सिद्धांत पढ़ाएंगे, हम राइटसनेस का धम्मा पढ़ाएंगे। अब कर्म थ्योरी किसकी है? गीता की है। फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करते चले जाओ। कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा? कौन काम करेगा यदि उसको अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो? ग्रेड की अपेक्षा न करते हुए पढ़ाई करते जा, यही उसका मतलब होगा। तो ये गीता का सिद्धांत लिखा हुआ है उसमें, गीता का नाम नहीं है लेकिन दिया हुआ है। उसके बाद राइटर्स बिहेवियर धर्मा लिखा हुआ है, और उसमें ये भी कहा है कि डिफरेंट रिलीजन से, हिंदू रिलीजन से अब्स्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे, और जातक और वो हितोपदेश उसकी कहानियां बताई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बात तो आप जनरल कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो वैदिज्म का देने की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में 27 आर्टिकल है जो ये कहता है कि एक रिलीजन का प्रोपोगेशन और विचार यूनिवर्सिटी में होना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसमें साफ दिख रहा है और डिफिकल्ट तरीके से दिया है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन, जो मॉरल एजुकेशन होना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग होना चाहिए, कंपलसरी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे होना चाहिए। बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, हेट्रेट है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म की बातें करती है। ये हम बच्चों को पढ़ाए ताकि द स्टूडेंट टर्न आउट टू बी अ बेटर सिटीजन एट द एंड ऑफ द डे when they finish their degree. लेकिन the clarity has to be brought in because वहां पे उन्होंने रिपोर्ट में कंफ्यूजन है। आप पढ़िए, देख ये से जो वर्ड है, मैं आप सेंटेंस जो है और ये जो वर्ड है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आता है। जब कोर्सेज बनोगे तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो वैल्यू एजुकेशन की बात हो गई। दूसरे जो है वो सिंपल से है। मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी ने ये देना चाहिए था। इन्होंने एक तरीके से जो प्रेजेंट प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज है, जो इनडायरेक्टली कमर्शियल है, नॉन प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट अलाउ किया कि आप सरप्लस अर्न कर दीजिए और उसी इंस्टीट्यूट में खर्चा कर दीजिए, ये जो पॉलिसी है वो कायम रखी है, और उसका असर हमें मालूम है कि हाउ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फीस इज वेरी हाई एंड इट हैज रिड्यूस्ड द एक्सेस ऑफ द पुअर एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उसमें कोई सजेशन नहीं दी गई है। तीसरा जो है नेशनल टेस्ट। क्यों नेशनल टेस्ट हो भाई? आपका एनरोलमेंट रेशियो जो है सिर्फ 25 है, और आपने नेशनल टेस्ट क्यों लागू करनी चाहिए? आज की तारीख में जो है लड़का जो है कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको एडमिशन मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल टेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उसका जो असर होगा वो गरीब बच्चों पे होगा, उसकी आपने दखल लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं यहाँ समराइज करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं खत्म कर लूं। मैं एक मुद्दा करूंगा और बाद में डिस्कशन के लिए जाएंगे। जी, पॉलिसीज इंक्लूसिवनेस और इक्विटी की बात कर रही है और सजेशन दी है, लेकिन जो जनरल पॉलिसीज इस तरह से है कि उसपे इक्विटी नहीं रहेगी, इंक्लूसिवनेस नहीं। मोटे तरीके से मैंने बताया आपको कि यूनिटरी सिस्टम ली तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, गरीबों को एक्सेस कम होगा। 4 साल की बैचलर डिग्री बनाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी 1 साल की एडिशनल, अभी 3 साल करना मुश्किल है, गरीबों को एक्सेस जो है कम रहेगा। यदि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस आप कर रहे हैं, उसमें साइंस का कंपोनेंट ज्यादा डाल दिए, गरीबों को साइंस समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर गरीब लड़के जो है सोशल साइंस जाते हैं, उसका असर हो सकता है। नेशनल टेस्ट आपने एडमिशन के लिए की तो उसमें से बहुत सारा लड़का एक्सक्लूड होगा। आज वो सीधा कॉलेज में जाता है, सर्टिफिकेट बेसिस के ऊपर उसको एडमिशन मिलती है। आपका एनरोलमेंट रेशियो बड़ी मुश्किल से 30% है। इस पे आप नेशनल टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? मेडिकल इसके लिए वगैरह कर लो, लेकिन मेडिकल के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं, नेशनल टेस्ट जो है वो हाईली बायस्ड टू रिच है, क्योंकि कोचिंग के थ्रू बच्चे आते हैं। उन्होंने क्या किया पता है? जो ऐसे लड़के लिए 12वीं में जिनका मार्क है और दूसरे लड़के लिए मार्क 12वीं में उनके वही मार्क है, जिन्होंने कोचिंग किया उसको एडमिशन मिली, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया, गरीब थे, उसको एडमिशन नहीं मिली, हालांकि उनके मार्क्स उनसे अच्छे थे। तो ये नेशनल टेस्ट जो है it is going to affect the equity and equal access. उसी तरह फॉरेन यूनिवर्सिटी में
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीबों को परेशानी है, मेरिटोरियस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी में कहां से जाएंगे? फी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि ये इस पॉलिसी के चलते क्वालिटी इंप्रूव करने की बात हो रही है, लेकिन जो सारे सॉल्यूशन दिए हैं उसमें गरीब तबका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये धीरे धीरे इसका एक्सेस जो है बहुत कम होगा। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमने डिस्कशन करना चाहिए, डिटेल में चाहिए तो और बोलेंगे सर सिलेक्शन में लगे तो। नहीं, मैं चाहता हूँ सर इस पे लंबे इश्यूज बने, रोज एक एपिसोड बनाए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और रोज आप टाइम निकालें तो हफ्ता में कम से कम एक एजुकेशन पर आप अम्बेडकरनामा में बोलें, और जिससे कि लोग और जितनी जनता, जितने दोस्त हमारे सुनते हैं सबको क्लैरिटी हो कि व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक एपिसोड में ये आपने आज सिर्फ वो हाइलाइट्स दिए, मैं समझ रहा हूँ आपने हाइलाइट जी, एक इशू पे अलग अलग एपिसोड घंटे भर के बन सकते हैं, एक एक इशूज पे कर लेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए, 5-6 एपिसोड इसमें बनाएंगे। जो मेजर मुद्दे हैं, अफिलिएटिंग यूनिटरी सिस्टम, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क उन्होंने पब्लिश किया है, 13 तारीख तक कमेंट देने थे। वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अभी आया है, उसके ऊपर करेंगे। फिर इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी पे करेंगे, फिर नेशनल टेस्ट पे करेंगे। नेशनल टेस्ट पे तो बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है तमिलनाडु, उस पे करेंगे। और फॉरेन यूनिवर्सिटी पे कर सकते हैं। सारे थीम पे एक एक एपिसोड करते हैं सर, सारे थीम पे अलग अलग। मैं आपको बना के भेज देता हूँ, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, प्रोफेसर सुखदेव थोरट साहब थे, पूरा 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। पूरी क्लास आज हो गई है, तो अम्बेडकरनामा भी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो गई, डिजिटल यूनिवर्सिटी। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए, इतनी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मिलता हूँ सर के साथ अगले एपिसोड में बहुत जल्द। शुक्रिया, जय। थैंक यू सर।